देखिए आज अपन अध्याय एनडीपीएस एक्ट का जो है अध्याय 5(1) से को शुरू करेंगे। अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जब्ती के बारे में, समापन के बारे में है। अवैध रूप से जो संपत्ति जब्त की जाती है उनके बारे में ये 68A से लेकर 68Z तक जाता है। ये अध्याय 68 से लेकर 68Z तक जाता है। 68A से 68Z ये है अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के समापन या जब्ती के रूप जो है उसके बारे में बताया गया है। क्या क्या किया जाएगा। सेक्शन देखिए 68 ए है पहला इसका। ये प्रयोज्यता के बारे में बताया कि इस अधिनियम का जो जोड़ा गया है इस अध्याय की उसकी उपयोगिता क्या है। प्रयोज्यता या उपयोगिता क्या है, किस लिए जोड़ा गया है। देखिए ये लिखा है, पहला क्लॉज इसका कहता है इस अध्याय के उपबंध उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को ही प्रयोज्य होंगे। ये कह रहा है कि जो नीचे सब क्लॉज 2 दिया गया है ये जो चैप्टर है केवल उन्हीं व्यक्तियों के बारे में लागू होता है। तो बताया गया है कि ये अध्याय किन किन लोगों पर लागू होता है, ये 2 में बताया गया है। तो पहला पॉइंट तो केवल ये कह रहा है कि जो में बताए गए हैं व्यक्ति केवल उन्हीं व्यक्तियों पर ये लागू होता है, हर किसी पे लागू नहीं होता है। केवल दो जो उपधारा 68 है उसकी उपधारा उसका क्लॉज सब क्लॉज जो 2 है उसमें बताया गया कि ये किन किन व्यक्तियों पर लागू होता है। पहला इसका कहता है ए, 2 में ए है कि किस पे लागू होता है। ये कहता है ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष किया गया है। तो ये कह रहा है ऐसे व्यक्ति जिनको 10 वर्ष से अधिक, प्लस लिख लेते हैं इसे, 10 प्लस क्या हुई सजा, सजा अकेला लिख लिया। तो ये कैसे व्यक्तियों पर लागू होता है जिनको इस अधिनियम के अधीन, एनडीपीएस की बात करें कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत उस व्यक्ति को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो चुकी है। तो आप केवल 10 प्लस लिख सकते हैं। तो 10 प्लस सजा हुई है ऐसे व्यक्ति को, वो भी एनडीपीएस अधिनियम के तहत पहले। तो ये अधिनियम, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर उस व्यक्ति पर लागू होगा। दूसरा क्या कहता है बी कहता है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे भारत के बाहर दांडिक अधिकारिता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा समरूप अपराध के लिए दोषित किया गया है। दूसरा क्या कह रहा है, ये भारत के बाहर, भारत के बाहर समरूप अधिकारिता रखने वाले, इसमें लिखा है भारत के बाहर दांडिक अधिकारिता वाले की सक्षम न्यायालय द्वारा, ये भारत के बाहर दोषित किया गया है। कैसे अपराध था, इसी तरीके के अपराध का भारत के बाहर भी ये 10 वर्ष प्लस उसकी सजा काट चुका है। तो ऐसे व्यक्ति पे लागू है। भारत के बाहर किसी सक्षम न्यायालय ने उसको सजा दी है और उसमें भी उसको 10 साल या उससे अधिक की सजा हुई है, तो ऐसे व्यक्ति पर भी ये लागू होगा। ठीक है ना। तीसरा कहता है इसका सी, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी बाबत स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन या जम्मू कश्मीर स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन निरोध आदेश दिया गया है। ये क्या कह रहा है, ये एक्ट बता दिए गए हैं कि ऐसा कोई प्रत्येक व्यक्ति जो एनडीपीएस अकेला लिख लेते हैं, एनडीपीएस एक्ट कौन कौन सा है, 1988, और ये जम्मू कश्मीर का भी बात कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो एक्ट था एनडीपीएस का, जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू अकेला लिख लेते हैं। ठीक है, जम्मू का जो एक्ट है कौन कौन सा, वो भी 1988 का है। तो 1988 का जो एक्ट है उसके अधीन क्या किया गया, इसको निरोध का आदेश दिया गया है। क्या का आदेश दिया गया, निरोध का, या गिरफ्तारी कह लीजिए, उसके अधीन ये क्या किया गया, ये व्यक्ति निरोध किया जा चुका है। तो ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एनडीपीएस एक्ट 1988 या जम्मू कश्मीर का जो एनडीपीएस एक्ट था पहले उसके अधीन 1988 में इस व्यक्ति को क्या किया गया, 1988 में नहीं, 1988 एक्ट है तो उसको क्या किया गया, निरोध उसको किया गया है। तो ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होता है। परंतु है, लेकिन इसमें एक परंतु ये कहता है, परंतु ये तब जब ऐसा निरोध आदेश उक्त अधिनियम के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर वापस न ले लिया गया हो
या ऐसा निरोध आदेश सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा अपास्य न कर दिया गया। ये तो आप जानते ही हैं कि जो सलाहकार बोर्ड द्वारा अगर वापस ले लिया जाता है निरोध, वापस निरोध जो किया था यानी गिरफ्तारी वगैरह उसकी जो की थी वो वापस ले ली जाती है तो फिर ये लागू नहीं होता, या तो सक्षम न्यायालय द्वारा वापस ले ली जाती है या केंद्रीय सलाहकार बोर्ड जो है उसके द्वारा वापस ले ली जाती है, तो फिर ये जो वाला चैप्टर उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। ये तो कॉमन बात है। तो ये किन व्यक्तियों पर लागू होता है? सीधी सीधी बात है कि दो इफेक्ट है इसमें। ऐसा व्यक्ति जिसको 10 साल से अधिक की सजा इस अधिनियम के तहत या विदेश में इसी संबंधी मतलब एनडीपीएस संबंधी कोई अपराध किया है और कोई विदेश के सक्षम न्यायालय द्वारा भी उसे 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई है तो उन पर लागू होता है। इसके अलावा 1988 का जो एक्ट है उसमें अगर किसी व्यक्ति को निरोध किया जाता है तो उस पर भी ये लागू होता है। ठीक है, ये दो चीजें इसमें आपको याद रखना है। और जब आदेश वापस हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, जब आदेश निरोध का वापस हो जाएगा तो फिर इस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। अब देखिए, अब इसमें सी और सी डबल सी करके भी दिया है। ये कहता है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है या जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का प्राधिकार जारी किया गया है, और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य देश की तत्समान किसी विधि के अधीन कोई ऐसा ही अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट प्राधिकार जारी किया गया है। तो ये क्या कह रहा है? ये वही बात कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा से दंडित किया गया है, या चाहे भारत में किया गया हो या भारत के बाहर, भारत में भी और भारत के बाहर भी, दोनों ही बातें हैं। भारत के बाहर मतलब विदेश में इससे दंडित किया गया है या उसके खिलाफ कोई आदेश का निकाली गई गिरफ्तारी वारंट निकाला गया है या अन्य देश में जो भी विधि है एनडीपीएस के समान जो भी विधि होगी नारकोटिक्स के मामले में उसके तहत उस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो, उसमें भी 10 साल से अधिक की सजा दी गई हो, उसके लिए गिरफ्तारी वारंट निकाला गया हो, गिरफ्तारी वारंट आदि निकाले गए हो, तो ऐसे व्यक्तियों पर भी ये अधिनियम लागू होता है जिनके खिलाफ कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार की आदेशिका, उसने मतलब 10 साल से अधिक का अपराध किया है और उसके लिए कोई आदेशिका निकाली गई, गिरफ्तारी वारंट आदि की जो आदेशिकाएं कहते हैं, तो जो आदेशिका निकाली गई हो चाहे भारत में निकाली गई हो चाहे भारत से बाहर के किसी देश में निकाली गई हो, और किस मामले में निकाली गई हो? जहाँ उसने 10 वर्ष से अधिक का अपराध किया गया, ऐसे मामले में निकाली गई हो तो ऐसे व्यक्ति पर भी ये जो अध्याय है चैप्टर है ये लागू होता है। डी कहता है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो खंड खा या खंड गा में निर्दिष्ट या गा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का नातेदार है। ये कह रहा है इनमें से किसी व्यक्ति का रिश्तेदार या नातेदार है तो उस पर भी लागू होता है। जो पुण्य पढ़े है ना, इनमें से किसी व्यक्ति का ये कोई व्यक्ति नातेदार है रिश्तेदार है तो उस पर भी ये अधिनियम लागू होता है। तो एक बार पढ़ लेना, ये इसमें हो सकता है इसमें से आ जाए, हालांकि ये तो कॉमन है, ये आपको याद रहेगा, केवल 10 वर्ष याद रखना, 1988 का याद रखना और उसके नातेदार भी आते हैं। ठीक है, तो कोई ज्यादा दिक्कत याद करने की जरूरत नहीं, बस पढ़ लेना एक बार। अगला कहता है इसका डी के बाद ई कहता है खंड का या खंड खा या खंड गा में निर्दिष्ट व्यक्ति का प्रत्येक सहयुक्त व्यक्ति, तो नातेदार भी आ गए, इसका सहयुक्त व्यक्ति मतलब जो उसके साथ मिलकर काम करता है या सह अपराधी कह लीजिए, है ना, संयुक्त कह लीजिए चाहे सह अपराधी कह लीजिए, जो दोनों मिलकर काम करते हैं जब कोई व्यक्ति, तो वो सहयुक्त कहलाते हैं, है ना। तो सहयुक्त व्यक्ति उस पे भी ये जो चैप्टर है 5 है वो लागू है, तो नातेदारों पे भी लागू होता है, उसके संग में जो मिलकर व्यक्ति काम करता है उस पर भी ये चैप्टर जो है लागू होता है। इसके बाद लास्ट है इसका एफ। ये कहता है किसी ऐसे व्यक्ति का जो पहले किसी समय खंड खा या खंड गा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के पास थी कोई धारक जिसे खंड में इसके पश्चात वर्तमान धारक कहा गया है, तब तक जब तक कि यथास्थिति वर्तमान धारक
या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसे व्यक्ति के पश्चात और वर्तमान धारक के पूर्व ऐसी संपत्ति थी पर्याप्त प्रतिफल के लिए स्वाभाविक आंतरिक नहीं है या था। तो ये वस्तु की बात कर रहा है, जो भी वस्तु जब्ती की है ना ये चैप्टर, इसीलिए तो ये कह रहा है जो भी जब्ती वाली वस्तु का अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में, हेलो, हाँ, जब्ती वगैरह किसी व्यक्ति के कब्जे में थी तो जो उसका धारक, धारक लिख लीजिए आप यहाँ बस, जो व्यक्ति इसका धारक रहा है, जिसके कब्जे में वो वस्तु आदि रही, जिसको जब्त करना है, तो उस व्यक्ति पर भी ये लागू होगा। 10 वर्ष से अधिक की सजा वाले व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वो भारत के अंदर की गई, भारत के बाहर की गई, या ऐसी व्यक्ति पर लागू होता है जिसको 10 वर्ष से सजा अधिक के मामले में कोई वारंट वगैरह निकाला गया हो गिरफ्तारी का, उस पर लागू होता है। 1988 वाले एक्ट पर लागू होता है, नातेदार पर लागू होता है, सहवित्त पर लागू होता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति संपत्ति को जो भी है जिसकी जब्ती की जाना है वो धारण करता था कभी भी पहले या बाद में, तो उस व्यक्ति पर भी ये लागू होता है। तो ये चैप्टर की बात कह रहा है, ये चैप्टर उन व्यक्तियों पे लागू होता है, ये आपको पढ़ना है। इसका बी है फिर सेक्शन, क्या लिख लेते हैं, सेक्शन 68 बी। देखिए ये क्या कहता है, सेक्शन 68 बी में परिभाषाएं दी गई। ये क्या है, परिभाषाएं, परिभाषाओं से संबंधित है सेक्शन 68 बी। काय काय की परिभाषा दी गई, पहली अपील की परिभाषा दी गई है इसमें कि अपील का क्या अर्थ है, अपील प्राधिकरण। ये कहता है, देखिए ए इसका, इसमें भी ए है, ए में पाए की परिभाषा दी गई, इसमें अपील अधिकरण। ये इसी अधिनियम, इसी जो चैप्टर है इसके लिए अपील अधिकरण है। ये कह रहा है अपील अधिकरण से धारा 68 ढा यानी एन में निर्दिष्ट अपील अधिकरण अभिप्रेत है। तो कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि हाँ 68 एन अपील अधिकरण का अर्थ क्या है, 68 एन में जो दिया गया है, या मान लो 68 एन में जो अधिकरण बनाया गया है उसको क्या माना जाएगा, अपील अधिकरण माना जाएगा। तो अपील अधिकरण का अर्थ क्या है, जो 68 एन में जिसको बनाया गया है अपील अधिकरण। तो अपील अधिकरण कौन है, जो 68 एन में नियुक्त है, कोई खास नहीं। बी देखिए इसकी, इसकी परिभाषा रटना नहीं है, इसको पढ़ना है बस, रटना नहीं है ये वाली परिभाषा। देखिए दूसरा है, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसकी संपत्ति इस अध्याय के अधीन संप्रत की जा सकती है सहयुक्त से अभिप्रेत है। तो ये बी में सहयुक्त की बात कह रहा है। सहयुक्त कौन, मतलब जिसकी संपत्ति जब्त की जाती है, तो इसमें संयुक्त किस किन को माना गया है, ये आप देख लीजिए, 4 6 7 लोग व्यक्ति की तरीके बताए गए हैं। पहला कह रहा है इसमें कौन आता है, ये कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के आवासिक परिसर में जिसके अंतर्गत उपग्रह भी है रह रहा है या रहा है, मतलब आवासिक, या घर लिख लीजिए, आवासिक की जगह क्या लिख लीजिए, घर। ऐसा कोई व्यक्ति जो उसके आवासीय परिसर में रह रहा है, तो आवास लिख लो, या उसका आउट हाउस, आवास में मतलब उसका आउट हाउस भी शामिल है, जैसे कि कोई आउट हाउस बनाए रहते हैं ना कई लोग, तो उसमें अगर रहता है तो वो भी शामिल है। ऐसा व्यक्ति जो उसके घर में रहा है कभी, या रह रहा है वर्तमान में रह रहा है, या उसके साथ रहता हुआ, या मान लो बगल में आउट हाउस बना रहते हैं कई लोग तो उसमें रहता होगा, तो वो व्यक्ति आता है। दूसरा, या आउट हाउस मतलब जैसे घर का आपका बड़ा हुआ है, आपने अलग से अपने गेस्ट के लिए, अपने सर्वेंट के लिए बना रखा है, तो इस तरीके का आउट हाउस में रहता है, तो वो भी आता है इसमें। घर में तो आता ही आता है ना, दोनों ही बातें। दूसरा कह रहा है ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के कामकाज का प्रबंधन करता था या कर रहा है अथवा लेखा रखता है, तो प्रबंधक ये लिख लीजिए इसमें। प्रबंधक है काय का, जो उसके काम काज का मैनेजर वगैरह जो होते हैं, प्रबंधक वगैरह जो होते हैं ना, तो वो सब भी इसमें आते हैं। अगर कोई व्यक्ति, हमें मान लो हमारा कोई प्रबंधक है, हम अपराध में पकड़े गए, तो हमारा जो भी प्रबंधक मैनेजर वगैरह, वो उसकी संपत्ति भी इसमें आती है, जब्त की जा सकती है, मतलब वो भी सही व्यक्ति माना जाएगा। तीसरा देखिए क्या कहता है, कंपनी अधिनियम 1956 के अर्थ में ऐसा व्यक्ति संगम, व्यष्टि, निकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कंपनी जिसका ऐसा व्यक्ति सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा है। तो कंपनी के मामले में कह रहा है कि उसका जो भी भागीदार या निदेशक होते हैं,
पार्टनर होते हैं या निदेशक होते हैं, वो भी इसकी परिभाषा में आते हैं। अगर कंपनी की बात की जाए तो उसके जो भी भागीदार होते हैं, सदस्य होते हैं या निदेशक होते हैं, सभी की सभी आ जाते हैं, सदस्य भी आ जाते हैं, ये सभी के सभी सह वित्त की परिभाषा में आते हैं। मतलब इनकी संपत्तियां भी जब्त की जा सकती हैं। अगर अधिनियम से संबंधित कोई अपराध किया जाता है तो इन लोगों की संपत्तियां भी जब्त की जा सकती है, क्योंकि ये जब्ती से संबंधित अध्याय है ना, इसीलिए। अगला कह रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति जो उपखंड 3 में, यानी कंपनी वाली बात कर रहा है इसकी बात, उपखंड 3 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति, संगम, व्यक्ति, निकाय, भागीदारी, फर्म या प्राइवेट कंपनी का किसी भी समय सदस्य रहा था या है, जब ऐसा व्यक्ति ऐसे संगम, निकाय, भागीदारी, फर्म या प्राइवेट कंपनी का सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा था या है। तो इसी की बात कह रहा है कि ये जो भागीदार वगैरह था ये सदस्य रहा है या है, दोनों में ही अवस्थाओं में भी ये माना जाएगा। मतलब पहले कभी रहा हो अब नहीं है, या बाद में अभी है पहले नहीं था, इस तरीके की बात कह रहा है। तो मतलब कोई पहले रहा हो या अभी रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी ये क्या माना जाएगा, सहमत माना जाएगा। मतलब जैसा कि अपराध के समय मान लो वो अब नहीं रहा, पहले था, पहले नौकरी करता था, तो उसकी भी संपत्ति जब्त की जा सकती है, भले ही उसने पहले छोड़ दी हो, 2 साल 4 साल पहले छोड़ चुका है, तो उसकी भी संपत्ति जब्त की जा सकती है। पांचवा कह रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति जो उपखंड 3 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति, संगम, व्यक्ति, निकाय, भागीदारी, फर्म या प्राइवेट कंपनी के कामकाज का प्रबंधन करता था, ये वही बात आ रही है, ये प्रबंधन करता था या है। जो भागीदार का प्रबंधक, मैनेजमेंट वगैरह कोई व्यक्ति करता था, अब नहीं कर रहा, पहले करता था, तो ये व्यक्ति की भी संपत्ति वगैरह जब्त की जा सकती, मतलब इसको भी सहवित्त की परिभाषा में रखा जाएगा। छठवा कहता है, किसी न्यास का न्यासी, इसमें ये कह रहा है न्यास का न्यासी भी आता है इसमें, ट्रस्टी कहते हैं ना जिसे, वो भी आता है। इसमें लिखा पहला, न्यास ऐसे व्यक्ति द्वारा सृष्टि किया गया है, मतलब कौन, जिसने बनाया है। दूसरा, न्यास में ऐसे व्यक्ति द्वारा अभिधाय की गई न्यास में ऐसे व्यक्तियों द्वारा अभिधाय की गई आस्तियों का उस तारीख को जिसको आस्तियों का अभिधाय किया गया है, मूल जिसके अंतर्गत उसके द्वारा पहले अभिधाय की गई आस्तियों का यदि कोई है, मूल भी है, उस तारीख को न्यास की आस्तियों के मूल्य के 20% से कम नहीं। तो ये कह रहा है कि न्यासी भी आता है और वो मूल, वो अगर वो संपन्न न्यास बनाएगा, स्वाभाविक सी बात है उसका न्यासी आता है। न्यास जो बनाता है तो न्यास बनाएगा तो कुछ पूंजी वगैरह वो लगाता है उसमें, तो उसका भी ये कह रहा है जिस तारीख को लगाई गई थी न्यासी के रूप आस्तियों का अभिधाय किया गया था, मूल जिसके अंतर्गत द्वारा पहले अभिधाय की गई आस्तियां, मतलब मूल लगाया गया तो वो पहले भी जो संपत्ति वगैरह लगाई गई थी न्यास बनाने से पहले, तो उस तारीख को न्यास की आस्तियों के मूल्य के 20% से कम नहीं है। तो 20% से कम नहीं है तो वो राशि भी जो है क्या की जा सकती है, जब्त की जा सकती है। 20% से कम नहीं होना चाहिए, और वो भी राशि है वो भी क्या हो जाएगी, जब्ती की परिभाषा में आएगी। तो कुछ नहीं, न्यासी आते हैं, बस इतना याद रखिए। और जो संपत्ति उसने न्यास में ट्रस्ट में लगाई है उसका भी 20% तो कम से कम जो आता है वो भी सब जब्ती की परिभाषा में आएगा, अगर पहले लगाया होगा तो। ये कह रहा है अगला, जहां सक्षम प्राधिकारी का उन कारणों से जो लिखबद्ध किए जाएंगे यह विचार है कि ऐसे व्यक्ति की संपत्तियां किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से धारित की जाती है, वह ऐसा अन्य व्यक्ति, तो अन्य व्यक्ति भी आ सकते हैं अगर वो सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि ये अन्य व्यक्ति की ओर से या जिसने अपराध किया है उसकी ओर से संपत्ति आदि धारण करे हुए हैं, तो ऐसे अन्य व्यक्ति भी इस अध्याय के अधीन आ सकते हैं। अन्य व्यक्ति, व्यक्ति मतलब जो संपत्तियों की जब्ती की बात हुई, इसीलिए। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए किन किन की संपत्ति जब्त हो सकती है, सहवित्त की हो सकती है, आवास में अगर कोई रहता है व्यक्ति, किराएदार वगैरह जो, उसकी भी हो जाएगी, है ना, प्रबंधक वगैरह तो उसकी भी हो जाएगी, अगर भागीदार वगैरह है, न्यासी वगैरह है या अन्य व्यक्ति है, तो इन सबकी संपत्तियां जब्त हो सकती है अगर ये किसी भी तरीके से इस अधिनियम से संबंधित जो अपराध है उससे जुड़े रहे हैं, है ना। तो अगर लगता है तो इन सारे व्यक्तियों की संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। अब देखिए क्या कहता है, सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है सी में, 68 सी में है, 68 सी में क्या दी गई है, सक्षम प्राधिकारी।
देखिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है, ये कह रहा है सक्षम प्राधिकारी केंद्र सरकार का कोई ऐसा अधिकारी या वित्त जो 68D के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया है। तो ये कुछ नहीं कह रहा है, कि कह रहा है 68D के अधीन जो केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ऐसा व्यक्ति क्या माना जाएगा, सक्षम प्राधिकारी माना जाएगा। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति धारा 68 में जिसको नियुक्त किया जाता है या प्राधिकारिता दी जाती है, ऐसा व्यक्ति क्या माना जाएगा, सक्षम प्राधिकारी माना जाएगा। अब इसमें देखिए डी, 68D, 68D नहीं है, ये केवल डी है, इसका परिभाषाओं का डी है, देवी केवल सी है, ये भी केवल सी वाला है, और ये इसका डी है। ये कह रहा है डी में है छिपाया जाना, परिभाषाएं चल रही ना, छिपाया जाना, डी में है छिपाया जाना। ये कह रहा है छिपाए जाने से संपत्ति की प्रकृति, स्रोत, व्यय, संचलन या स्वामित्व का छिपाया जाना या प्रच्छन्न किया जाना अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक पारेषण द्वारा या किसी अन्य साधन द्वारा ऐसी संपत्ति का संचलन या परिवर्तन भी है। तो छिपाने में ये कह रहा सारी क्रियाएं आती हैं। आप किसी स्रोत को, किसी प्राकृतिक स्रोत के व्ययन को, उसके संचलन को, स्वामित्व को किसी भी रीति से छिपाते हैं, प्रच्छन्न करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें भी आ गई हैं, अगर उसको पारिश्रण वगैरह उसको छुपाते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें काय में आती हैं, छिपाने के अंतर्गत आती हैं। किसी भी प्रकार से छिपाते हो, आप किसी भी चीज को छिपाते हो, उसके संचालन को रोकते हो, उसको छुपा देते हो, प्रच्छन्न करते हो। इलेक्ट्रॉनिक पारिश्रण मतलब मेल वगैरह जो सब आते हैं उसको छुपा दिया, हिड कर दिया, वो सारी चीजें आ रही हैं। किसी भी साधन से, किसी भी रीति से अगर आप छिपाते हैं, उसको दुकाते हैं कि लोगों की नजर में ना आए, तो उसको छिपाने के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, ई है इसमें, ई, ई कहता है रोक लगाना, रोक की बात कह रहा है, रोक। ये इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें लिखा है 68F, ये कह रहा है 68F में जो है वो है रोक। देखिए ये क्या कहता है, ये कह रहा है रोक लगाना से धारा 68 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश द्वारा संपत्ति के अंतरण, संपरिवर्तन, व्ययन, संचलन या अस्थायी तौर पर प्रतिषेध करना है। तो ये कह रहा है किसी आदेश द्वारा जो 68F के अधीन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, आदेश जिसके द्वारा संपत्ति के व्ययन को रोका जाता है, किसी भी माध्यम से रोका जाता हो, उसका व्ययन है कि आप उसको रोक नहीं सकते, इसकी टाइप का जो लगाया जाता है वो रोक लगाने के अंतर्गत आता है। अब है एफ, एफ देखिए, एफ क्या कहता है, एफ कहता है पहचान करना। एफ कैसे संबंधित है, पहचान। एफ पहचान की परिभाषा दी गई है। ये कहता है पहचान के अंतर्गत यह सबूत स्थापित करना है कि संपत्ति अवैध व्यापार से प्राप्त हुई है या उसमें उसका उपयोग किया गया। तो पहचान के मामले में ये क्या कह रहा है, पहचान का क्या अर्थ है, अवैध व्यापार में प्राप्त हुई है। ये पहचान का अर्थ है ये साबित करना कि संपत्ति अवैध व्यापार में प्राप्त की गई। पहचान का अर्थ क्या कह रहा है, ये यहाँ व्यक्ति वगैरह की तो बात है ही नहीं, तो यहाँ किसकी चीज, संपत्ति की बात हो रही है। तो ये सिद्ध करना कि जो संपत्ति जब्त की गई है वो अवैध व्यापार में इस्तेमाल की गई थी। तो ये पहचान को कह रहा है कि उसको माना जाएगा पहचान। पहचान में क्या आता है, आप केवल इतना सिद्ध करना या तो इस्तेमाल की गई है या उसको उपयोग की गई है। तो ये साबित करना कि जो अवैध व्यापार किया जा रहा था उसमें इस संपत्ति को या तो इस्तेमाल किया गया या उपयोग किया जा रहा था, तो उसको पहचान माना जाएगा। आइडेंटिफाई, कब कोई संपत्ति आप कब जब्त करोगे, जब अपराध में इस्तेमाल हुई होगी ना, तभी तो करोगे, कि वैसे नॉर्मल किसी की भी संपत्ति। तो यही सिद्ध करना कि ये संपत्ति जो थी अवैध व्यापार में क्या कर रही थी, की जा रही थी, इस्तेमाल की जा रही थी। अब इसके बाद है जी, जी है आपका अवैध रूप से अर्जित संपत्ति। अर्जित संपत्ति है ये, अर्जित काय किस तरीके से, अवैध रूप से। नॉर्मली अर्जित होगी तो थोड़ी ना जब्त होगी, अर्जित कैसे की जा रही, अवैध रूप से। ये कह रहा है अवैध रूप से अर्जित कब मानी जाएगी, देखिए इसमें भी लिखा है, 1 2 3 3 पॉइंट है, उसमें ABC है। पहला देखिए इसका पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है
ऐसा व्यक्ति द्वारा इस अध्याय के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात, इस अध्याय के प्रारंभ के पूर्व में की गई हो या बाद में की गई, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, अर्जित कोई संपत्ति जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में प्राप्त या अभिप्राप्त हुई है अथवा उससे हुई मानी जा सकने वाली किसी आय उपार्जन या आस्तियों से या उसके द्वारा पूर्णतः या भागतः अर्जित की गई है या ऐसी संपत्ति का समतुल्य मूल्य। ये क्या कह रहा है, कौन सी संपत्ति मानी जाएगी, ये कह रहा है ये जो चैप्टर लागू हुआ था उससे चाहे पहले हो या बाद की, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी संपत्ति जो इस अधिनियम के उल्लंघन में, कौन से एनडीपीएस जो एक्ट है इसके उल्लंघन में आपने क्या किया है, अर्जित किया है या प्राप्त की है, या कोई धन प्राप्त किया था उस धन से फिर उस कोई संपत्ति खरीदी, कुछ चीजें खरीदी, तो वो संपत्ति क्या मानी जाएगी, वो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। जैसे आपने ये एनडीपीएस एक्ट के अवैध उल्लंघन किया, कोई चीजें बेची, वो अर्जित है। इसके अलावा आपने जो पैसा कमाया उससे जो भी आपने चीजें खरीदी वगैरह शौक पूरे करने के लिए, वो भी क्या माना जाएगा, वो भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की परिभाषा में आएगा। दूसरा देखिए क्या कहता है इसका, दूसरा कहता है इसी का पहले का, ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अध्याय के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात अर्जित कोई संपत्ति जो उपखंड एक में निर्दिष्ट किसी संपत्ति या ऐसी संपत्ति से हुई आय या उपार्जन से पूर्णतः या भागतः हुए माने गए किसी प्रतिफल के लिए या किसी भी साधन अर्जित की गई हो या ऐसी संपत्ति का मूल। तो ये कह रहा है उस संपत्ति जो आपने ऊपर प्राप्त की थी, अवैध रूप से प्राप्त की थी, उसके प्रतिफल के रूप में कोई भी संपत्ति वगैरह आई है कब्जे में आपके, प्रतिफल स्वरूप आई हो, किसी भी रूप में आई हो, उपार्जित वगैरह जो संपत्ति की है उपार्जन से पूर्णतः या भागतः, उपार्जन जो आपने किया है, जो आय वगैरह आपने की है उपार्जन के रूप में, चाहे पूर्णतः हो या भागतः, प्रतिफल के रूप में जो भी चीज आती है वो इसके अंतर्गत आती है। अवैध रूप से मतलब उसको भी माना जाएगा कि आपने क्या किया है, उसे अवैध रूप से अर्जित किया है। और लिखा है और इसके अंतर्गत ये है, ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित ऐसी कोई संपत्ति है जो उसके किसी पूर्ववर्ती धारक के संबंध में यदि ऐसा व्यक्ति धारक उसे धारण करने से प्रवृत्त नहीं हो जाता है तो खंड का के अधीन अवैध रूप से अर्जित संपत्ति होती, जब तक कि ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसने ऐसे पूर्ववर्ती धारक के पश्चात या जहां दो या दो से अधिक ऐसे पूर्ववर्ती धारक हैं वहां ऐसे पूर्ववर्ती धारकों में से अंतिम धारक के पश्चात किसी समय संपत्ति धारित की थी, पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भाविक अंतरिति ना हो या था। तो कुल मिला के ये कह रहा है कोई भी धारक वगैरह व्यक्ति जो है, ए में कह रहा है धारक जो है उसके जब्ती उसके कब्जे आदि में कोई संपत्ति, तो वो आदि से अगर निरस्त नहीं कर दिया जाता तो जो व्यक्ति धारक उस संपत्ति को धारण करता था और सद्भावना पूर्वक धारण नहीं करता था, मतलब यानी कि जानता था कि अपराध में यूज की गई संपत्ति है या अपराध से प्राप्त की गई संपत्ति, अपराध मतलब कि जानता है कि भैया ये ड्रग्स का पैसा है उससे उसने खरीदी आदि हो, जानता है, सद्भावना पूर्वक नहीं है कोई भी व्यक्ति है तो वो धारक वगैरह के जो कब्जे में है वो भी मानी जाएगी कि अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है। दूसरा डबल ए है इसका, हालांकि ये कोई खास नहीं है लेकिन ये थोड़ा पढ़ने लायक तो है। ऐसा दूसरा कहता है ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अध्याय के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात अर्जित ऐसी कोई संपत्ति जो मद या मद आ के अंतर्गत आने वाली किसी संपत्ति से या उससे हुए आय या उपार्जन से पूर्णतः भागते हुए माने गए किसी प्रतिफल के लिए या किसी भी साधन से अर्जित की गई। तो ये कह रहा है ये संपत्ति जो ए में अर्जित की गई थी प्रतिफल के लिए या किसी भी रूप से प्राप्त की गई थी, वो संपत्ति भी इसमें आती है, प्रतिफल के रूप में की गई हो या किसी भी अन्य रूप से प्राप्त की गई हो इसके अंतर्गत आती है। तो कुल मिला के कुछ खास नहीं, बस ये कह रहा है जो संपत्ति होती है उस संपत्ति से मान लो पैसा आया, पैसे से आपने कुछ चीजें खरीदी तो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की परिभाषा में आती है। मान लो आपको जो इनकम हुई आपने किसी चीज में लगा दिया, उससे कोई जो इनकम हुई तो वो सारी की सारी जो इनकम आपकी होगी वो अवैध रूप से अर्जित ही मानी जाएगी। ठीक है, आपने अवैध रूप से पहले पैसा कमाया, ब्लैक मनी कह लो कमाया, उसके बाद आपने उसको कोई अच्छे धंधे में लगा दिए, बोले अब हम अच्छा धंधा कर रहे हैं, तो वो अच्छा धंधे की भी जो कमाई होगी वो अवैध रूप से अर्जित में ही आ जाएगी। ठीक, अगर उसमें पूंजी क्या लगी है, अवैध रूप की लगी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं आप। अगला देखिए इसका जो है
एच है, एच कहता है संपत्ति। संपत्ति में क्या आता है? ये कह रहा है संपत्ति से अभिप्रेत है प्रत्येक वर्णन की कोई संपत्ति या आस्तियां, चाहे शाश्वत या आश्वत, जंगम या स्थावर, मूर्त या अमूर्त हो या नहीं, चाहे कहीं भी अवस्थित हो, और इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति या आस्तियों के हक या उनमें हित का साक्ष्य देने वाले विलेख और लिखित भी है। तो ये कह रहा है सभी प्रकार की संपत्ति आती है इसमें, चाहे लिखित, चाहे आपकी चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, आ गया, हाँ, चल हो चाहे अचल हो, उनकी आस्तियां हो, हक हो, इसके अलावा इसका जो साक्ष्य देने वाले विलेख वगैरह होते हैं वो भी संपत्ति की परिभाषा में आते हैं। तो सभी प्रकार की संपत्तियों को इसमें शामिल किया गया है। नातेदार की परिभाषा दी गई है अगला आई में, कि भैया रिश्तेदार में कौन कौन आते हैं। नातेदार, तो ये एक बार पढ़ लेते हैं, कोई खास नहीं, इनको कौन कौन आते हैं। देखिए, व्यक्ति का पति या पत्नी आते हैं, ये तो कॉमन जानते ही हैं आप। व्यक्ति का भाई वो बहन भी आते हैं इसमें। व्यक्ति की पत्नी या पति का भाई बहन आते हैं, है ना, पत्नी भी आती है, उसके भाई बहन वगैरह भी आते हैं। अगला कह रहा है भाई बहन, पत्नी के भाई बहन, यानी साला साली जो भी होते हैं। अगला कह रहा है व्यक्ति का कोई पारंपरिक पुरुष या वंशज, पारंपरिक पुरुष मतलब उसके माता पिता वगैरह जो होते हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। व्यक्ति की पत्नी या पति का कोई पारंपरिक पुरुष या वंशज, ये पत्नी की कह रहा है, उनके जो पारंपरिक पुरुष वगैरह होते हैं वो भी इसमें आते हैं, माता पिता और उनके दादा दादी, वो सब आते हैं इसमें। खंड 2, खंड 3 या खंड 4 या उपधारा 5 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की पत्नी या पति, तो ये कह रहा है इनमें से निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की पति या पत्नी, जैसे भाई आ गया तो अगर भाई का ऊपर लिखा है निर्दिष्ट पति या पत्नी, यानी भाई है तो उसकी भी पत्नी इसमें आ जाएगी। उपखंड 2 या उपखंड 3 में निर्दिष्ट व्यक्ति का कोई पारंपरिक वंशज, जिनका कोई पारंपरिक वंशज वगैरह है, वो सब इसकी परिभाषा में आते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉमन है, इसको आप पूछने याद रखना है ना। अब देखिए अगला है जे, पता लगाना। जे काय से संबंधित है? पता लगाना। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है पता लगाना से अभिप्रेत है संपत्ति की प्रकृति, स्रोत, वैन, संचलन, हक या स्वामित्व का अवधारण करना। पता लगाने के लिए ये क्या कह रहा है, अवधारण को मान रहा है। पता लगाने का अर्थ है अवधारण, किसी चीज का अवधारण करना, बस इतना। किन किन चीजों का अवधारण करेंगे आप? किसी व्यक्ति की संपत्ति की किस प्रकृति की संपत्ति है, किस स्रोत की संपत्ति है, कहाँ से बैन किया गया है, संचलन किया गया है, हक या स्वामित्व किसका है, इन सब का अवधारण अगर किया जाता है तो उसको पता लगाना कहा जाएगा, कि किसकी संपत्ति कहाँ से आई, कौन हक रखता है, ये सारी चीजों का अवधारण करना पता लगाने की परिभाषा में आता है। न्यास का अर्थ लिखा है अगले की में, कि न्यास क्या है। न्यास प्रश्न, ये कह रहा है न्यास के अंतर्गत कोई अन्य विधिक बाध्यता भी है, तो ये कह रहा है न्यास में विधिक बाध्यता भी आती है, विधिक बाध्यता को भी शामिल किया गया है। न्यास तो होता ही है, इसके अलावा विधिक जो बाध्यता है वो इसके अंतर्गत आती है। विधिक बाध्यता को भी न्यास में शामिल किया गया है। विधिक बाध्यता मतलब जो आपको रोकता है, तो वो विधिक बाध्यता जो है वो न्यास की परिभाषा में आता है। तो यहाँ ये तक परिभाषाएं थी इसकी। अब देखिए, ये 68 बी था ये सेक्शन, इसके बाद 68 सी है, तो इसको मिटा दें, कंफ्यूजन होगी। एक ही सेक्शन है ना 68 68, इसीलिए ए बी सी, ये परिभाषाएं थी इसकी। ये एक बार आप पढ़ लेना, रटना नहीं है ना, केवल पढ़ना है। हालांकि ऐसा नहीं कि इसकी परिभाषा थी, हालांकि इसमें से एक आध दो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अब जो है 68 सी सेक्शन जो है मेन सेक्शन है, 68 सी, ये मेन सेक्शन है। यह है अवैध रूप से अर्जित संपत्ति धारण करने का प्रतिषेध। ये सेक्शन क्या करता है, ये सेक्शन पूछा जाता है, प्रतिषेध। ये प्रतिषेध कर रहा है, संपत्ति की बात कर रहे हैं इसीलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 68 प्रतिषेध करता है, काय का प्रतिषेध करेगा, यहाँ जब्ती वगैरह की बात है ना। तो ये कह रहा है अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को धारण करने से ये सेक्शन रोकता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से संपत्ति अर्जित नहीं करेगा। ये कहता है पहला इसका क्लॉज, पहला क्लॉज कहता है इस अध्याय के प्रारंभ से
किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिससे यह अध्याय लागू होता है, अवैध रूप से अर्जित किसी संपत्ति को स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारण करना विधिपूर्ण नहीं होगा। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि ये अधिनियम जो लागू हुआ है या उसके प्रारंभ से कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से संपत्ति अर्जित नहीं करेगा, ना तो खुद करेगा ना किसी अन्य व्यक्ति को, अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए ग्रहण करेगा। तो जब से यह चैप्टर लागू हुआ है, ये अध्याय लागू होता है, कोई भी व्यक्ति, कब से, जब से ये चैप्टर लागू होता है, कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से किसी भी प्रकार की संपत्ति को ना तो स्वयं के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए अर्जित नहीं करेगा। दूसरा कह रहा है, जहां कोई व्यक्ति अवैध रूप से अर्जित कोई संपत्ति उपधारा 1 के उपबंधों के उल्लंघन में धारित करता है, वहां ऐसी संपत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार को संप्रप्त हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसी संपत्ति अवैध रूप से किसी व्यक्ति ने अर्जित कर ली है तो वो किस में चली जाएगी? केंद्र में चली जाएगी, केंद्र सरकार के कब्जे में चली जाएगी। यानी केंद्र सरकार आपका कब्जा, मतलब जो भी संपत्ति है उसको क्या कर लेगा? जब्त कर लेगा। अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है और अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करता है तो कहाँ चली जाएगी? वो केंद्र सरकार में चली जाएगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट। परंतु कहता है इसमें, परंतु कोई भी संपत्ति इस अध्याय के अधीन उस दशा में संप्रत नहीं की जाएगी यदि ऐसी संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको यह अधिनियम लागू होता है यथा स्थिति उस तारीख से जिसको वह अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था या उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट या प्राधिकार जारी किया गया है, अथवा उस तारीख को जिसको निरोध आदेश जारी किया गया था 6 वर्ष की अवधि पूर्व अर्जित नहीं की गई थी। तो परंतु आप जानते हैं कि जो भी ये नियम तो आपने पढ़ा भी, बस कि कोई भी संपत्ति के अर्जन की जो अवधि है, अपने आईपीसी में पढ़ा हुआ ना, कितने वर्ष तक वसूल सकते हैं? 6 वर्ष तक। अगर 6 वर्ष तक नहीं वसूलता है, मान लीजिए जो अपराध किया गया उस डेट से लगाया जाएगा, वारंट वगैरह उस डेट से लगाया जाएगा, तो वो उसके बारे में लिखा है कि जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया था तो तारीखों के बारे में लिखा, कब से गणना की जाएगी कि जब से उसको पता पड़ा या वारंट जारी किया, तो तब से 6 वर्ष नहीं बीत जाते। कुल मिला के जब ये पता पड़ा कि इस व्यक्ति के पास अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है तो उसको कितने वर्ष के भीतर वसूला जा सकता है? 6 वर्ष के भीतर। इसके बाद इसको वसूला नहीं जा सकता, मतलब फिर नहीं जाएगी वो केंद्र सरकार में। तो ये 6 वर्ष की जो है अवधि, ये ध्यान रखना है। ये तो आईपीसी में भी है कि जब जब जुर्माने की बात आती है तो कितने वर्ष तक वसूल नहीं होता है जुर्माना? 6 वर्ष तक। तो वही बात इधर रख दी इन्होंने कि 6 वर्ष तक वसूला जा सकता है, उसके बाद नहीं वसूला जा सकता। देखिए अब 68 डी, 68 डी, ये सेक्शन 68 डी, ये देखिए ये क्या कहता है? सक्षम प्राधिकारी, आपने लिखा ना सक्षम प्राधिकारी कौन है? सक्षम प्राधिकारी, देखिए ये क्या कहता है, कौन आता है सक्षम प्राधिकारी में? इसमें लिखा है पहला क्लॉज, केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा किसी सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क उत्पादन शुल्क आयुक्त या आयकर आयुक्त या समतुल्य पंक्ति के किसी केंद्रीय सरकार के किसी अन्य अधिकारी को इस अध्याय के अधीन सक्षम प्राधिकारी की कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कर सके। तो ये कह रहा है कि सक्षम प्राधिकारी कौन होगा? जो राजपत्र में प्रकाशित आदेश में दिया जाए, तो राजपत्र में जो सरकार घोषणा करेगी वो व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी हो सकता है। कौन हो सकता है? राजपत्र में जब सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला हो वो व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी होगा। अब सक्षम प्राधिकारी किस किस को बनाया जा सकता है? वो है कि सक्षम प्राधिकारी केंद्रीय सरकार बनाएगी, केंद्र का ही काम है इसलिए नहीं था, तो केंद्र सरकार निकालेगी राजपत्र और उसमें सक्षम प्राधिकारी कौन होगा ये बता सकती है। और कौन कौन हो सकता है सक्षम प्राधिकारी? इसमें लिखा सीमा शुल्क आयुक्त, कौन कौन हो सकता है ये याद रखना है आपको, सीमा शुल्क आयुक्त ये हो सकता है। दूसरा लिखा है केंद्रीय उत्पादक शुल्क आयुक्त, केंद्रीय उत्पादक शुल्क आयुक्त, इसको भी बनाया जा सकता है। तीसरा कह रहा है आयकर आयुक्त, आयकर आयुक्त या इसी रैंक का अन्य कोई अधिकारी, तो इन लोगों को बनाया जा सकता है।
ये क्या कह रहा है, कौन कौन अधिकारी हो सकते हैं, सक्षम प्राधिकारी, जो राजपत्र में केंद्र सरकार जिनकी घोषणा करे वो व्यक्ति सक्षम अधिकारी हो सकता है। उनमें से भी ये कह रहा है कि किन को बनाया जा सकता है, तो ये आयुक्त रैंक के अधिकारी हैं। सीमा शुल्क आयुक्त हो सकता है इसमें, उत्पादन शुल्क आयुक्त हो सकता है और आयकर आयुक्त। तो ये भी आप नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे, देखिए क्या है कि ये जब्ती वाली बात आ रही है ना, तो जब्ती वाली ये सीमा शुल्क वाली बात आ रही है। शुल्क वाले जो होते हैं ना आयुक्त वगैरह होते हैं, इनकम, ये इनकम टैक्स वाला आयुक्त हो गया, इनकम टैक्स कहते हैं, जैसे इनकम टैक्स का जो आयुक्त होता है वो आ गया। ये सीमा शुल्क उत्पादन शुल्क का आयुक्त हो गया, ये उत्पादन शुल्क वगैरह लगाते हैं वो। और ये सीमा शुल्क जो क्रॉसिंग वगैरह जब की जाती है तो उनके लिए आयुक्त होते हैं जो टैक्स वसूलते हैं। ये तीनों जो अधिकारी ये टैक्स से ही संबंधित है कुल मिला के। टैक्स वाले अधिकारी हैं जो टैक्स वसूलते हैं अपनी अपनी श्रेणी के। तो ये टैक्स वाले अधिकारी हैं, आयुक्त रैंक के हैं, तो इनमें से किसी को बना सकते हैं, चाहे वो सीमा शुल्क आयुक्त हो, चाहे वो उत्पादन शुल्क आयुक्त हो, केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त हो, केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त हो, या आयकर आयुक्त हो। ये सब टैक्स, इनका सबका काम टैक्स वसूल करना है ना। तो इनमें से किसी को भी या इसकी रैंक के किसी अधिकारी को जो केंद्र सरकार है सक्षम प्राधिकारी घोषित कर सकती है राजपत्र में नोटिफिकेशन निकाल के। दूसरा कहता है सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के प्रवर्गों की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा आदेश दी। तो ये तो सिंपल सी बात है, किन कामों का, किन कौन से काम करेगा जो केंद्र सरकार सौंपे इसे अपने अधिकारी कर्मचारी वगैरह, तो जो कृत्य इसको सौंपे जाएंगे जो उन कार्यों का क्या करेगा, पालन करेगा। तो ये कोई खास नहीं। तो ये याद रखना, सीमा शुल्क इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो याद रखना कौन कौन हो सकता है इस अधिनियम के तहत, ये तीनों आपको याद रखना। तीन ऑप्शन आपकी बनी बनाई होती है ना, एक इसमें अलग जोड़ देंगे, फिर पूछेंगे इनमें से कौन सा नहीं है, या एक डाल के तीन अलग कर देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा हो सकता है। तो चलिए बनी बनाई है। देखिए आप देखिए 68 ई, 68 ई जो है ये आपका है अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान करना। ये पहचान की बात है, पहचान अकेला लिख लीजिए। पहचान करना, किसकी पहचान करना, संपत्ति की, या व्यक्तियों की तो पहचान की बात है ही नहीं, या संपत्ति की जब्ती की बात है। उसकी पहचान होगी तभी तो जब्त होगी, तो उसकी पहचान करना की बात कह रहा है कि संपत्ति जो अवैध रूप से अर्जित की गई थी, कैसी संपत्ति जो गलत तरीके से या अवैध तरीके से अर्जित की गई थी, उसकी पहचान कैसे की जाएगी। ये देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है पहला इसका क्लॉज, धारा 53 के अधीन सशक्त प्रत्येक अधिकारी और किसी पुलिस थाने का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी ऐसी इत्तला की प्राप्ति पर यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको यह अध्याय लागू होता है अवैध रूप से अर्जित कोई संपत्ति धारित करता है, तो ऐसा करने के कारणों को लिखबद्ध करने के पश्चात उस संपत्ति का पता लगाने और उसकी पहचान करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा। तो पहला क्लॉज तो ये कह रहा है कि जो भी सशक्त प्रत्येक अधिकारी, मतलब जो सशक्त किया गया हो, कैसा अधिकारी, सशक्त, सशक्त अधिकारी है वो, जिसको भी प्राधिकृत कह सकते हैं या प्राधिकृत अधिकारी कह सकते हैं, एक ही बात है। सशक्त अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी एक ही बात है। सशक्त अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, या पुलिस थाने का, दूसरा पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाने का, थाना इंचार्ज कहते हैं ना, थाने का भारसाधक अधिकारी। ये कह रहा है कि ये दोनों व्यक्ति या तो प्राधिकृत अधिकारी हो सकता है या फिर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी हो सकता है। इनको जब पता पड़ता है कि कोई व्यक्ति जिसके कब्जे में इस अधिनियम के उल्लंघन में कोई संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई थी, तो ये उस अर्जित की गई थी, तो ये क्या कर सकते हैं, तो ये कह रहा है कि उस संपत्ति की पता लगाने के लिए, पहचान करने के लिए ये सब आवश्यक साधन अपना सकते हैं। उस संपत्ति का पता लगाने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, जो भी आवश्यक साधन है, ये उन सब साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी आवश्यक साधनों का इस्तेमाल, सभी आवश्यक साधन कह लीजिए या उपाय कह लीजिए, एक ही बात है, साधन या उपाय कर सकते हैं जी। सभी आवश्यक साधनों का या उपाय कर सकते हैं, जो भी इनको आवश्यक लगता है उस परिस्थिति को देखते हुए ये वैसा कर सकते हैं कि जिसकी पहचान की जा सके। दूसरा कहता है उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्रवाई के, दूसरा क्या कहता है, उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्रवाई के अंतर्गत किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, आस्ति, दस्तावेज किसी बैंक
या लोक वित्तीय संस्था में लेखा भाइयों का या किन्हीं अन्य सुसंगत विषयों की बाबत कोई जांच अन्वेषण है। तो ये कह लीजिए कि दस्तावेजों की जांच, सीधा एक शब्द लिखा है दस्तावेज की जांच कर सकता है। दस्तावेज कौन कौन से हो सकते हैं? आपकी पासबुक हो सकती है, आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल हो सकती है, आपकी आपके वित्त संबंधी खाता संबंधी जो भी दस्तावेज होते हैं उनकी जांच कर सकता है। अन्य कोई जो होता आवश्यक समझता उनकी जांच और अन्वेषण कर सकता है। क्या कर सकता है? जांच और अन्वेषण ये कर सकते हैं। जो आपकी बैंक डिटेल है, वित्तीय संबंधी खाते वगैरह जो आप रखते हैं मैनेजमेंट वगैरह करके, उन सारी चीजों का ये क्या कर सकता है? जांच या अन्वेषण कर सकता है। तीसरा देखिए क्या कहता है, उपधारा 2 में निर्दिष्ट कोई जांच अन्वेषण या सर्वेक्षण उपधारा 1 में उल्लेखित किसी अधिकारियों द्वारा या ऐसे निर्देशों या मार्गदर्शन के अनुसार किया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त दे या जारी करे। ये कह रहा है कि जी अन्वेषण वगैरह कौन करेगा? जो सक्षम अधिकारी हैं जो ऊपर बताए गए हैं ये इनके द्वारा किया जाएगा, या इनके निर्देशन में जो आदेश देंगे जी उसके अनुसार इसका क्या किया जाएगा? अन्वेषण, जांच और अन्वेषण किया जाएगा निर्देशन के अनुसार। या तो ये स्वयं करेंगे या इनके संग अकेले तो पहुंच ही जाता है, वन मैन के अकेले पहुंच गए फिर मौत हुई की वजह से, ऐसा तो नहीं, पूरा काफिला रहता ना। तो ये कह रहा है या तो इनके निर्देशन में, या तो इनके ये लोग करेंगे स्वयं, या फिर इनके निर्देशन में जो जैसा आदेश देंगे उसके अनुसार क्या किया जाएगा? उसकी पहचान आदि की जाएगी। पहचान के रूप में पहचान करना। अब देखिए 68 जो आपका कहते हैं एफ, इसमें यहाँ लिख लेते हैं सेक्शन 68 एफ। ये क्या कहता है? ये कहता है अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का अभिग्रहण या रोक लगाना। अभिग्रहण और रोक लगाना दोनों बात कह रहा है। उसका अभिकरण, अभिग्रहण की भी बात कह रहा है और रोक लगाने की बात कह रहा है। रोक की बात, अभिग्रहण और रोक, काय की रोक। अब देखते हैं पहला कहता है इसमें, देखिए पहला कहता है इसमें क्लॉज धारा नहीं, यहां से है, जहां धारा 68 ई के अधीन कोई जांच या अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति जिसके संबंध में कोई ऐसी जांच या अन्वेषण किया जा रहा है अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है और ऐसी संपत्ति के छिपाए जाने, अंतरित किए जाने या उसके संबंध में किसी ऐसी रीति से संव्यवहार किए जाने की संभावना है जिसके परिणाम स्वरूप इस अध्याय के अधीन ऐसी संपत्ति के समर्पण के संबंध में कोई कार्रवाई विफल हो जाएगी, वहां वह ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करने के लिए आदेश कर सकेगा। और जहां ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण किया जाना साध्य नहीं है, वहां वह ऐसा आदेश कर सकेगा कि ऐसी संपत्ति, ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी को पूर्व अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं की जाएगी या उसके संबंध में अन्यथा व्यवहार नहीं किया जाएगा और ऐसे आदेश की प्रति की संबंधित व्यक्ति को तामील की जाएगी। ये कह रहा है कि इस अधिनियम कौन सी धारा के अधीन, इसके तहत अगर कोई अधिकारी जो है 68 की जो आपने पढ़ा था, इसके तहत जब किसी संपत्ति के जो ब्यौरे वगैरह जांचे जा रहे हैं, पहचान आदि की जा रही है, ऐसे में इस अधिकारी को क्या लगता है कि भैया जब तक अगर हमने संपत्ति को जब्त नहीं किया तो ये क्या करेगा? बेच देगा, फरार हो जाएगा, ये सारी चीजें हैं, मतलब संपत्ति का बयान कर देगा, किसी अन्य तरीके से स्थानांतरित कर देगा। स्वाभाविक सी बात है कि जब उसकी संपत्ति की काम, उसके जो ब्यौरे वगैरह छानबीन की जा रही है, पहचान आदि करना शुरू हो जाएगी, तो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? स्वाभाविक सी बात, वो अपनी संपत्ति को बचाने को कहेगा अभी जांच चली, बोले पहले ही बेच दो, सब निकाल दो संपत्ति। तो इस तरीके की अगर कंडीशन हो जाती है तो अगर सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि भैया जब तक जांच चल रही है इससे पहले तो जो निकल लेगा, संपत्ति बेच बाच देगा, किसी को दान कर देगा, जाने क्या क्या करेगा, तो वो क्या करेगा? या तो संपत्ति को क्या कर लेगा? अभिगृहित का आदेश दे देगा, जब्ती का आदेश दे देगा। अगर उसे लगता है कि जब्ती की जानी चाहिए तो उसके अभिग्रहण या जब्ती का आदेश दे देगा, या फिर उसे लगता है कि अभिग्रहण जब्ती का आदेश नहीं दिया पा रहा, परिस्थितियां ऐसी हैं, तो वो आदेश दे सकता है कि उसके आदेश के बिना ये संपत्ति क्या नहीं की जाएगी, उसका विक्रय या अंतरण नहीं किया जा सकता, या फिर रोक लगा देगा कि भैया ये विक्रय अंतरण इसका नहीं किया जा सकता, जब तक हम आदेश ना देंगे आपको या आदेश नहीं दिया जाएगा तब तक आप संपत्ति का विक्रय अंतरण नहीं कर सकते। जैसा न्यायालय लगाता है ना, वैसा ये भी लगा सकते, रोक लगा सकते।
और फिर वो बात अलग है कि वो अलग मैटर हो जाता है। तो ऐसे में अगर रोक लगा देता है तो वो व्यक्ति संपत्ति आदि को बेच नहीं पाएगा, ना ही उसका किसी भी प्रकार से क्या कर सकता है, अंतरण कर पाएगा। 68 जा था। एफ पढ़ लेते हैं। हाँ, देखिए अब आगे क्या है, परंतु लिखा है इसमें, परंतु सक्षम प्राधिकारी को इस उपधारा के अधीन किए गए किसी आदेश की सम्यक रूप से जानकारी दी जाएगी और ऐसे आदेश की एक प्रति, जी कौन सा था ये हाँ यही है, परंतु लिखा है, परंतु परंतु है इसमें, परंतु सक्षम प्राधिकारी को इस उपधारा के अधीन किए गए किसी आदेश की सम्यक रूप से जानकारी दी जाएगी और ऐसे आदेश की प्रति आदेश किए जाने के 48 घंटे के भीतर सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएगी। ये क्या कह रहा है, ये 48 घंटे में रिपोर्टिंग की बात कह रहा है। जैसे कि जो पाएगी रिपोर्टिंग की जब्ती वगैरह अगर होती है तो उसकी रिपोर्टिंग जो भी सक्षम प्राधिकारी होगा उसको दी जाएगी। 48 घंटे की जो जब्ती वगैरह की जाती है, अगर कोई अधिकारी, इनमें से कोई अधिकारी है ना, इनको लगता है कि नहीं जब्ती की जाना आवश्यक है, वो जब्ती करता है, तो उसकी रिपोर्ट जो भी सक्षम प्राधिकारी होगा इसका, उसको रिपोर्टिंग करेगा। सक्षम प्राधिकारी को क्या करेगा, ये रिपोर्टिंग करेगा। जब तत्काल ये कर रहा है ना भाई, तो जो भी रिपोर्टिंग कब करेगा, 48 घंटे के भीतर। जो जब्त वगैरह संपत्ति कर ली जाती है उसकी रिपोर्टिंग कितने घंटे में करेगा, 48 घंटे के भीतर। इसकी आप किसी की संपत्ति जब्त करोगे तो उसको क्या है, देखिए दूसरा क्लॉज उससे संबंधित है, उपधारा 1 के अधीन किसी आदेश का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि उक्त आदेश के किए जाने से 30 दिन की अवधि के भीतर उसकी पुष्टि सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा नहीं कर दी जाती। तो जो सक्षम प्राधिकारी को इन्होंने 48 घंटे के भीतर क्या किया, रिपोर्टिंग किया, और सक्षम अधिकारी कह रहा है 30 दिन के भीतर इसकी पुष्टि करेगा। 30 दिन के भीतर, अगर ये 30 दिन के भीतर पुष्टि नहीं करता है तो फिर इस आदेश का, जो जब्ती का या विघटन का जो आदेश था, इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो ये 30 दिन की अवधि है, इसकी पुष्टि कितने दिन में करेगा जी, 30 दिन के भीतर करेगा। 48 के अधीन इसको सूचना दी गई, उसके बाद जो सक्षम प्राधिकारी है उसकी पुष्टि करेगा, जब्ती जो हुई है उसकी पुष्टि करेगा, और वो भी कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। अगर 30 दिन के भीतर पुष्टि नहीं करता है तो अभिकरण का जो आदेश था वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन याद रखना, जो डेट आ रही है ना ये भी याद रखेगा। स्पष्टीकरण लिखा है इसमें। अब स्पष्टीकरण क्या कहता है, स्पष्टीकरण कहता है इस धारा के प्रयोजनों की संपत्ति का अंतरण से अभिप्रेत है संपत्ति का वयन, हस्तांतरण, समुद्देशन, व्यवस्थापन, परिधान, संदाय या कोई अन्य संक्रमण और पूर्वगामी व्यापकता का परिसीमित किए बिना इसके अंतर्गत। ये छोड़ दीजिए, स्पष्टीकरण पढ़ने की जरूरत नहीं। स्पष्टीकरण केवल इसका लिखा है कि अभिग्रहण किस तरीके से क्या क्या चीजें आती है, सारी चीजें आती हैं। अभिग्रहण मतलब अभी सॉरी, इसकी संपत्ति के अंतरण की बात कह रहा है कि संपत्ति का अंतरण किस किस तरीके से हो सकता है। तो सभी तरीके से संपत्ति का अंतरण हो सकता है, लगभग सारे तरीके इसमें हैं। मतलब किसी भी तरीके से करो, दान करो, कुछ करो, ट्रस्ट बना दो, सारे चीजें जो आते हैं वो सब अंतरण के अंतर्गत आएंगे। तो इसको आपको नहीं पढ़ना, ये तो स्पष्टीकरण के लिए दे रखा है। अब देखिए 68 जो है जी, 68 का जी, 68 जी कहता है इस अध्याय के अधीन अभिकृत या संपर्क संपत्तियों का प्रबंधन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, मतलब अब जब्त हो गई ये संपत्ति, अब इसका प्रबंध मैनेजमेंट भी तो किया जाएगा। कैसे करेंगे, तो उस पहला क्लॉज इसका कहता है, इसका पहला क्लॉज कहता है काय का प्रबंध कर रहा है। संपत्ति की बात चले तो संपत्ति का प्रबंध होगा, जो जब्ती वाली संपत्ति उसकी। तो ये कह रहा है केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा किसी प्रशासक को के कृत्यों का पालन करने के लिए अपने उतने अधिकारियों को जो सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का नाम नियुक्त कर सकेगी, जो मैं ठीक समझ। तो ये कह रहा है केंद्र सरकार जो है अपने प्रशासक करने के लिए क्या कर सकती है, अधिकारियों, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, जितने आवश्यक समझे उतने अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। किसके लिए, इस अधिनियम से संबंधित जो जब्ती हुई इसका प्रबंधन करने के लिए केंद्र सरकार चाहे जितने भी अधिकारी चाहे उतने अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। लेकिन वो किस रैंक से नीचे का नहीं होगा, जो सरकार के संयुक्त सचिव, ये याद रखना, ये पूछा जाता है, संयुक्त सचिव।
सचिव की रैंक से नीचे का नहीं होगा, इससे नीचे का, इससे ऊपर का हो सकता है, इससे नीचे का नहीं हो सकता। किस रैंक इसका? संयुक्त सचिव, सचिव संयुक्त सचिव। तो संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर का भले ही हो, नीचे का नहीं होगा। तो संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं हो सकता। काय के लिए? सब इसका प्रबंधन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए केंद्र सरकार नियुक्त करेगी और जितने चाहे उतने नियुक्त कर सकती है। दूसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन नियुक्त प्रशासक ऐसी संपत्ति को जिसके संबंध धारा 68 की उपधारा 1 या 68 के अधीन कोई आदेश किया गया है, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए प्राप्त करेगा, उसका प्रबंधन करेगा। तो ये कह रहा है कि जो जब्ती में संपत्ति प्राप्त की गई थी, जो भी प्रशासक है जो नियुक्त किया गया है, वो क्या करेगा? वो उन संपत्तियों को प्राप्त करेगा। स्वाभाविक सी बात है, जो संपत्ति जब्त हुई वो इसके पास आ जाएगी, फिर जो भी रीति रही हो उस तरीके से क्या की जाएगी, फिर इनको ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये क्या करेगा? अपने कब्जे में उन संपत्तियों को लेगा जो जब्त की गई थी। अगला कहता है तीसरा, जो प्रशासक के नाम से जाना जाए, प्रशासक लिखा है, प्रशासक ऐसी संपत्ति का जो केंद्र सरकार को संप्रत हो गई है व्ययन करने के लिए उपाय भी करेगा जो केंद्र सरकार निर्दिष्ट करे। ये कह रहा है जो संपत्ति केंद्र सरकार में क्या होगी, जब्त हो गई, तो उसके व्ययन के बारे में भी ये क्या करेगा? प्रशासक व्ययन, तो भैया कैसे व्ययन किया जाएगा, इसका ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, क्या होगा, वो सारी चीजें ये मैनेजमेंट करेगा। तो कोई खास नहीं, बस इसमें ये खास है कि किस रैंक से कम का नहीं होगा। प्रशासक जो बनाएगी सरकार, केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, वो प्रशासक के रैंक से कम का नहीं होगा, संयुक्त सचिव से रैंक से कम का नहीं होगा। अब बनाया गया प्रबंधन करने के लिए, तो जो भी जब्ती की संपत्ति होगी इसके पास आ जाएंगी, फिर ये उसका व्ययन कैसे किया जाता है ये सब चीजें देखेगा, मतलब इसका सिर दर्द हो जाएगा फिर। अब देखिए अगला है 68H। ये कहता है 60 जी हो गया एच। एच कहता है संपत्ति के समर्पण की सूचना, सूचना की बात है, इकाई की सूचना है, जब्ती की सूचना जो होती है उसकी सूचना दी जाएगी। ये पहला कहता है इसमें, पहला कहता है यदि सक्षम प्राधिकारी के पास किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको यह अध्याय लागू होता है स्वयं उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की मार्फत धारित संपत्ति के मूल, उसकी आय, उपार्जन, आस्तियों के उसके ज्ञात स्रोत धारा 68 के अधीन अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप या अन्यथा उसे उपलब्ध किसी अन्य जानकारी या सामग्री को ध्यान में रखते हुए यह विश्वास करने का कारण है, ऐसे विश्वास के लिए जो कारण में लिखबद्ध किए जाएंगे कि ऐसी सभी या कोई संपत्ति अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है, तो वह ऐसे व्यक्ति को, जिसे इसमें इसके पश्चात प्रभावित व्यक्ति कहा गया है, सूचना की तामील यह अपेक्षा करते हुए कर सकेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट 30 दिन की अवधि के भीतर अपनी आय, उपार्जन या आस्तियों को, ऐसे स्रोतों को जिससे या जिसके द्वारा उसने ऐसी संपत्ति अर्जित की है, वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता है तथा अन्य सुसंगत जानकारी और विशिष्टियां उपदर्शित करे और यह हेतु दर्शित करे कि ऐसी सभी या कोई संपत्ति क्यों न अवैध रूप से अर्जित की जाए, की गई संपत्ति घोषित की जाए और इस अध्याय के अधीन केंद्र सरकार को संपर्क की जाए। तो कॉमन सी बात इसमें केवल एक इतनी आ रही है कि जब इस अधिनियम के तहत जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति होती है वो अर्जित की जाती है, वो जब्त की जाती है, किसी भी तरीके से जब्त की जाए, चाहे इनके द्वारा जब्त की जाए या जो अधिकरण वगैरह थे जो बनाए सक्षम प्राधिकारी वगैरह थे उसके द्वारा जब्त की जाए, या सक्षम प्राधिकारी को किसी अन्य माध्यम से अन्य तरीके से जो सूचना प्राप्त हुई उसके द्वारा जब्त की जाए, जो भी संपत्ति जब्त की जाए, या कोई संपत्ति है लगता है कि इस अधिनियम के तहत उसका अपराध में इस्तेमाल किया गया है, तो जो अधिकारी है उसको कितने दिन का नोटिस देगा, उस व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। कैसा नोटिस दिया जाएगा? कारण बताओ, कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। वो कितने दिन के? 30 दिन के उसको टाइम देगा, उसमें कि 30 दिन के भीतर आपको टाइम दिया जाएगा कि भैया आपकी संपत्ति में ऐसा ऐसा पाया जा रहा है, आप बताएं क्यों ना आपकी संपत्ति जब्त करके केंद्र सरकार में जमा कर दी जाए। तो आप ऐसा उनसे कारण पूछेंगे, तो जब जो व्यक्ति आएगा फिर इस व्यक्ति को अपने कारण बताने पड़ेंगे। अगर समाधान परत कारण बता देता है तो जब्त नहीं की जाएगी, वो नहीं बता पाता तो क्या होगा, तो इसकी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। तो जो नोटिस दिया जाएगा इसको कितने दिन के भीतर का दिया जाएगा? 30 दिन के भीतर का दिया जाएगा।
किस बात का नोटिस दिया जाएगा कि आगे कारण बताएं, हमें ऐसा ऐसा पता पड़ा है और ऐसी ऐसा हमारे एविडेंस लगा है और आपका इस तरीके से जो संपत्ति अवैध रूप से अर्जित मानी जा रही है और इसमें लिप्त रही है, तो वो सारी चीजें लिखेगा उसमें, जो भी बता है क्या एविडेंस मिला कैसा लिखा, वो सारी इनको एक बना के एक लेटर बना के इनको पोस्ट किया जाएगा। उसके बाद ये क्या करेंगे, ये उसका जवाब 30 दिन के भीतर दिया जाएगा, देंगे ये, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है इसमें, तो इसमें क्या याद रखना, 30 दिन, 30 दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस में जारी किया जाएगा, कि 30 दिन के अंदर अंदर ये क्या बताए, कारण बताए। दूसरा कहता है जहां किसी व्यक्ति को उपधारा 1 के अधीन दी गई सूचना में किसी संपत्ति के बारे में यह निर्दिष्ट किया जाता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति की ओर से धारित है, वहां सूचना की प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी तामील की जाएगी। दो तरीके की बात कह रहा है, ये कह रहा है कि अन्य व्यक्ति, ये तो या तो स्वयं धारण करता तो इसी की भी दी जाएगी, मान लो इसको पता पड़ा कि ये अन्य व्यक्ति के माध्यम से क्या करता है, सूचना को अन्य व्यक्ति के माध्यम से क्या करता है, ये संपत्ति धारण करता है, तो मान लो एक एक संपत्ति प्राप्त करने वाला दूसरे के नाम कर दी उसने या दूसरे को दे दिया उसके रूप में धारण करता है, तो दोनों व्यक्तियों पर क्या किया जाएगा, तामील की जाएगी, इस पे भी की जाएगी और जिस व्यक्ति के रूप में धारण, जिस व्यक्ति की ओर से धारण करता है उस व्यक्ति को भी सूचना की तामील की जाएगी, मतलब कि 30 दिन का जो नोटिस है दोनों पे किया जाएगा फिर। परंतु लिखा है इसमें, परंतु समर्पण के किसी ऐसी सूचना धारा 68 का की उपधारा 2 के खंड गागा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति पर या उस खंड में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के नातेदार या उस खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति के सहयोग तत्व ऐसी कंपनी ऐसी संपत्ति के धारक पर जो कि पूर्व में किसी समय खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा धारित थी, तामील नहीं की जाएगी। ये 68 का की बात कह रहा है, वो 68 सी की बात कह रहा है, जो नातेदार वगैरह वाली बात थी उसमें रिश्तेदार वगैरह वाली बात थी, तो उन लोगों पर ये कह रहा है कि तामील नहीं की जाएगी, जो घर के रिश्तेदार वगैरह थे। 68 सी में क्या था, देखिए इसमें क्या था, जो भी रहा हो, तो 68 सी में आप देखना क्या है, बी और सी, एक तो एक ही सेक्शन है ना तो कंफ्यूजन सा करता है। 68 ए बी सी जरूर आपको याद रखना है इसमें। तो जो इसमें 68 सी वगैरह तो आप बस देख लेना ये क्या कह रहा है कि 68 ए जो वन में और 68 जो है, हाँ चला गया, कौन सा पढ़ रहे थे अपन, 68 एच, हाँ ये था शायद 68, हाँ ये क्या है इसका 68 छः जो है कि 68 ए की उपधारा 2 के खंड सी में निर्दिष्ट व्यक्तियों अथवा उन पर कुल मिला के 68 सी के तहत जो व्यक्ति आ रहे हैं उन पर नहीं की जाएगी तामील, क्योंकि वो शायद परिवार वाले नातेदार वगैरह वाली कोई बात है, तो एक व्यक्ति पे हो जाती है, तो फिर ये नहीं कि हर की बोले उसकी पत्नी पर भी कर दो, उसके बच्चों पे भी कर दो, सब पे कर दो, एक पे भी हो जाएगी, पर्याप्त मान जाएगी। स्पष्टीकरण कहता है शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि ऐसे मामले में जहां धारा 68 ज्ञा के उपबंध लागू होते हैं, इस धारा के अधीन कोई सूचना मात्र इस आधार पर अविधिमान नहीं होगी कि वह उस साक्ष्य का उल्लेख करने में असफल रही है जिस पर निर्भर किया गया है, या यह वह संप्रत की जाने की वांछा की संपत्ति और इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी क्रियाकलाप के बीच सीधा संबंध सिद्ध करने में असफल रही है। तो ये क्या कह रहा है, ये शंकाओं को दूर करने के लिए इसने स्पष्ट लग दिया कि मात्र इस आधार पर कोई भी जो सूचना वगैरह है अविद्यमान नहीं हो जाएगी कि साक्ष्य का उल्लेख करने में असफल रहा है, मतलब कि टिप्पणी ठीक तरीके से सूचना दी थी, इसमें कोई जानकारी वगैरह लोग वगैरह उसका रह जाता है, तो केवल इस आधार पर वो संसूचना जो है अवैध नहीं हो जाती, मतलब कोई कारण बताने में जो सूचना मांगी कि उसमें कोई साक्ष्य एविडेंस वगैरह जो कहाँ से मिला क्या मिला ये नहीं दिया, तो केवल इस आधार पर कुल मिला के मान लीजिए कोई भी छोटी मोटी जो त्रुटि होती है उसके कारण तो वो सूचना जो है अमान्य नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या है, कौन सा है, आई, इसके बाद कितने बचे, अभी काफी। अब देखिए कल ही पढ़ेंगे इसको, बहुत हो गया, बाकी ये कल पढ़ेंगे 68 आई से, ये कल शायद हो जाएगा।
कल तो हो जाएगा क्योंकि जी आपका यही चैप्टर है बस, इसके बाद पीछे वाले चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं, है ना। यही चैप्टर है आपका, इसके बाद पीछे वाले जो चैप्टर है उसमें कुछ ज्यादा जो खास है कुछ है नहीं।